खबर अतीक के बेटों से जुड़ी हुई है। जनाजे में आकर फंसा अतीक का बेटा। आपको याद होगा, अतीक के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हुई। उसके बाद अतीक के दो बेटे अली उमर को जेल से लाया गया था। एक को लखनऊ से, एक को झांसी से लाया गया था। और हुआ क्या कि उमर और अली को लाया गया। उन्हें लाते वक्त लंबा चौड़ा काफिला चल रहा था। गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगी हुई थी। आगे देख रहे हैं पुलिस वैन चल रही है जिसमें उमर को रखा गया है, और पीछे पीछे देखिए दर्जनों गाड़ियां चल रही थी उमर की गाड़ी के पीछे। बताया गया कि उमर को जब जेल से निकाला गया तो समर्थकों को यह डर और खौफ भी था कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। इस डर की वजह से दर्जनों गाड़ियां पीछे पीछे चल रही थी। तो गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला था। अब इस पर एक्शन हुआ है क्योंकि गाड़ियों ने बहुत से नियम कायदे कानून तोड़े, ऐसा पुलिस का कहना है। देखिए क्या हुआ। उमर को पुलिस वैन में लेकर जाया गया और टोल के रास्ते ही गुजरे। अतीक के बेटे के काफिले में यह दबंगई तब सामने आई जब उमर को लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। उमर अहमद की पुलिस वैन के पीछे बहुत सी गाड़ियां थी। महंगी गाड़ियों के इस काफिले में 30 से ज्यादा कारें थी, लेकिन तेज रफ्तार ये गाड़ियां जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंची तो आरोपों के मुताबिक वहां बैरियर तोड़े और गाली गलौज की है। नवाबगंज टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक ने इसकी शिकायत की है। जयप्रकाश यादव ने पुलिस थाने में इस बवाल पर एफआईआर कराई है। पुलिस ने 28 नामजद और कई अज्ञात वाहन चालकों पर केस दर्ज किया, जिसमें आरोप है ये गाड़ियां शनिवार दोपहर टोल से गुजरी, लेकिन किसी ने भी टोल टैक्स नहीं चुकाया बल्कि बैरियर तोड़ डाले। कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्पर ने कूद कर जान बचाई। ये प्रयागराज रूट पर हुआ। टोल कर्मचारियों ने रोकना चाहा तो उन्हें धमकाया और गालियां दी गई। पुलिस अब टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। गाड़ियों में बैठे लोगों की पहचान कर जांच में जुटी है ताकि गाड़ी चलाने वालों के चेहरे पहचान कर कार्रवाई की जा सके, इनसे टोल वसूली और तोड़फोड़ के नुकसान की भरपाई की जा सके। गंभीर धाराओं में एफआईआर भी हुई है जिनमें हत्या की कोशिश का भी आरोप शामिल है। धारा 109(1) और बाकी धाराओं में 10 साल की सजा हो सकती है। इसके बाद ये गाड़ियां प्रतापगढ़ की तरफ पहुंची। अतीक के बेटे उमर के काफिले पर प्रतापगढ़ में भी केस दर्ज हो गया। अख्तियारी टोल प्लाजा के मैनेजर ने भी पुलिस से ऐसी ही शिकायत की है। कहा टोल देने के बजाय धमकी दी गई और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई है। बैरियर तोड़कर काफिले में शामिल लोगों ने विवाद किया। एफआईआर कर प्रतापगढ़ पुलिस सीसीटीवी खंगालने और कार्रवाई में जुट गई है। सुनिए इसके बाद अब सियासत भी हो रही है एक्शन पर। क्या कुछ कह रही समाजवादी पार्टी और क्या कह रही बीजेपी। सही सलामत जेल से कब्रिस्तान पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, तो ये शक तो पुलिस दूर कर सकती है ना। क्या विकास दुबे की तरह उनकी गाड़ी भी पलट जाएगी, उनकी भी हत्या हो जाएगी, ये लोगों को शक था। ये कानून का काम है। कानून को चाहिए था कि उनको स्कॉट करने से रोके, और जनता के बीच में जो डर है गाड़ी पलटने का, मारने का, वो पुलिस ही दूर कर सकती है। आज भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता को पीड़ा यह है कि कैसे उन माफियाओं को खाद पानी ये दे सकें। उसके लिए कुत्सित प्रयास हमेशा करते हैं और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में सारे लोग सुरक्षित हैं। जो अपराधी हैं वही अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं, उनको मानना भी चाहिए। अब देखिए ये सारा शुरू हुआ एक्सीडेंट से। अतीक के छोटे बेटे अबान का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, लेकिन
उसकी मौत अकेले नहीं हुई, उसके साथ और भी साथी गाड़ी में सवार थे। ये देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जहां ये हादसा हुआ था। बहुत भयंकर एक्सीडेंट है। इस हादसे में बड़ी चीज ये थी कि अबान की अकेले मौत नहीं हुई, अबान के जो साथी थे उनमें बहुत से साथी घायल हो गए थे। अब हालात ये हैं, इनमें कई साथी गंभीर स्थिति में हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये वही एक्सीडेंट नाम क्या है इनका नाम? अब देखिए इस वक्त हालात क्या हैं। जो उस हादसे में घायल हुए थे, बताया गया गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी। अब देखिए, जिसे आप देख रहे हैं, यह उमर, जिस हादसे में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की जान गई, उसी में अबान के साथ कार में मौजूद 3 साथी घायल हुए, जिनमें उमर की हालत गंभीर है। उसकी 3 पसलियां टूटी हैं, उसके लंग्स में ज्यादा दिक्कत है, दावा है फेफड़ा फट गया है। उमर के हाथ पैर में फ्रैक्चर है और हालात में सुधार नहीं हुआ। शनिवार को तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो दिल्ली भेजा गया। मेदांता अस्पताल में रविवार को उसका ऑपरेशन हुआ। एक और शख्स जैद, अबान के साथ मौजूद दूसरे घायल जैद की हालत भी नाजुक है। जैद की 2 पसलियां टूटी हैं, एक हाथ और दोनों पैर में फ्रैक्चर है। उसकी गर्दन के पास जख्म है, सिर में भी गंभीर चोट लगी है। दावा है इसी वजह से जैद अस्पताल में अजीब हरकतें कर रहा है। रविवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे दिल्ली लाया गया और डॉक्टरों की सलाह पर ब्रेन के इलाज के लिए उसे लाया गया है। अब यहां जैद को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक और शख्स, तीसरा युवक, कार में सवार रहे तीसरे दोस्त फारूक की हालत ठीक है। उसके हाथ पैर में चोट आई है, कई जगह मामूली जख्म है, इसलिए फारूक को करेली के अस्पताल में रखा गया है। इस वक्त सुनाते हैं आपको समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी क्या कह रहे हैं, सुनिए। लोगों को शक हो रहा है कि अब जो उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, और वो भी सरकार शक के दायरे में, नहीं कह रहा हूं कि क्या हुआ क्या नहीं। आम इंसान के दिलो दिमाग में अतीक अहमद की फैमिली के साथ जो हुआ है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। लोगों को शक होता है कि ऐसा तो नहीं, लेकिन इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। बाहर था, जेल में भी नहीं था, और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो अब जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। संसद में बवाल रुक नहीं रहा है। सरकार तैयार है, फिर आखिर क्यों तकरार है, सवाल ये है। आज प्रदर्शन हो रहा था संसद के बाहर, देखिए डिंपल यादव खुद पहुंची थी दूध का डब्बा लेकर। क्या है, सदन नहीं चल पा रहा है, ये दूध सदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दूध है, क्योंकि उन्होंने बात कही थी कि चंदा चोरी पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कहीं ना कहीं आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आफ्टर ऑल जो चंदा है, जो दान पात्रों में पैसा है, वो कहाँ जा रहा था। और आज जहाँ ये FCRA बिल लेके आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या RSS संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे जाते थे। कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। अब देखिए, डिंपल यादव प्रदर्शन कर रही थी चढ़ावा चोरी पर, इधर पप्पू यादव भी साधु संतों के साथ चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन में लेटे थे। करने वाले होश में आओ, आस्था के साथ गद्दारी नहीं चलेगी, गद्दारी नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं पप्पू यादव भी साधु संतों के साथ सड़क पर लेटे हैं। दूसरी तरफ ये तो बाहर प्रदर्शन हो रहा था, लोकसभा के अंदर हंगामा हो रहा था। खुद किरण रिजिजू कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे थे आइए विपक्ष से बैठिए सदन में, गृह मंत्री बोलेंगे। जवाब देने का तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार। अब
देखिए जरा सदन में क्या हुआ, किस बात को लेकर बवाल मचा हुआ था। सबसे पहले किरण रिजिजू ने कहा, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा सरकार चर्चा को तैयार है। छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दे सकते हैं। रिजिजू ने कहा जब शाह बोले तो विपक्ष को उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, लेकिन जब अमित शाह बोले तो फिर विपक्ष हंगामा ना करे। गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी की मांग को फिर दोहराया। गोगोई ने कहा कि सरकार ने साफ नहीं किया है कि गृह मंत्री कब जवाब देंगे। साथ ही अयोध्या चढ़ावा चोरी पर सरकार ने स्टैंड साफ नहीं किया है। वहीं अखिलेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की। अखिलेश ने कहा सरकार सवालों से भाग रही है, जवाब क्यों नहीं देती। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से अहम बिलों पर चर्चा की मांग की। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से चल रहा है। 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने वाला है। 3 हफ्ते के दौरान लगातार हंगामे से कार्रवाई बार बार स्थगित हुई। एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के अलावा किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। सरकार की तरफ से आज 4 बिल पेश किए गए, लेकिन एफसीआरए और परिसीमन बिल पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सरकार एफसीआरए बिल को जेपीसी को भेज सकती है। सवाल यह है क्या इसके बदले परिसीमन, महिला आरक्षण पर बात बन गई है। डीएमके सहित कई पार्टियां इस बिल का विरोध भी कर रही हैं। सरकार एफसीआरए को जेपीसी में भेजकर परिसीमन पर डीएमके का समर्थन चाहती है। सुनिए सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। क्या संसद का गतिरोध खत्म होगा? वक्त बहुत कम बचा है। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजीशन इज नॉट चेंज। जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। आपको फेस करना होगा। सरकार और विपक्ष इस बात पे पहले दिन से कि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, सरकार का स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। जब 2 दिन बचे हैं, अभी भी सरकार के पास समय है कि दोनों विषय पर चर्चा कर ले। अब देखिए प्रदर्शन एक बात को लेकर और हो रहा है, वो है एफसीआरए बिल। आपने सुना डिंपल यादव ने भी एफसीआरए का जिक्र किया है। आपको बताऊंगा ये एफसीआरए क्या है जिस पर बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है। अब देखिए एफसीआरए क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने नाम सुना है, एफसीआरए पर बवाल हो रहा है, लेकिन आखिर क्यों हो रहा है? एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह बिल मार्च में लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन अभी इस पर चर्चा और पारित होना यह बाकी है। विदेशी फंड को लेकर यह भारत का कानून है। देश के एनजीओ संस्थानों के विदेशी फंड पर नजर रखता है, विदेशी फंड के इस्तेमाल को नियंत्रित करता है। इसका मकसद विदेशी फंडिंग का राष्ट्रीय हित के खिलाफ इस्तेमाल रोकना है। इसमें कई तरह की संस्थाएं शामिल हैं, चैरिटी, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक निकाय और एनजीओ हैं। इन सब को विदेशों से फंड हासिल होता है। संशोधन बिल में केंद्र सरकार को एक नामित प्राधिकरण बनाने का अधिकार दिया गया। यह प्राधिकरण विदेशी चंदे और चंदे से बनाई गई संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। इसका राजनीतिक दलों और ईसाई संगठनों ने विरोध किया है। इनके मुताबिक अगर विदेशी चंदे से स्कूल, अस्पताल या दफ्तर बनाया जाता है और अगर उस संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो बिल के मुताबिक यह संपत्ति सरकार के बनाए प्राधिकरण के पास चली जाएगी, यानी जब्त हो जाएगी। अगर संस्था तय अवधि में नया रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो इस संपत्ति पर उसका कब्जा दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन तय अवधि में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होने की स्थिति में
इस पर केंद्र के बनाए प्राधिकरण का कब्जा हो जाएगा। बिल में इसी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल है। इसका कई दलों और धार्मिक संगठनों ने विरोध किया है। इनको डर है, विदेश से पैसा लिया, हमने संपत्ति जुटाई, इमारतें बनवाई, उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यू नहीं हुआ तो फिर उनकी जब्ती हो जाएगी। इस बात का विरोध है। सुनिए क्या कह रहे हैं। यार जहां ये FCRA बिल लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या RSS संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चढ़ाने के लिए कहां से पैसे जाते थे। कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। FCRA के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर FCRA का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, सरकार तानाशाही करना चाहती है। तानाशाही नहीं देश के अंदर चल सकती। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल ऐसे चाहते हैं कि सब चीजों को वही कंट्रोल करें। तो कैसे मुमकिन है? हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि SPRA बिल भी आना चाहिए और डिलिमिटेशन बिल भी आना चाहिए और ह्यूमन रिजर्वेशन बिल भी आना चाहिए। लेकिन अभी इस सत्र में मुझे लगता है कि ह्यूमन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन का बिल आने की संभावना नहीं। और आइए अब आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। यूपी से एक और खबर आई है। जैसे मैंने कई बार कहा कि यूपी में चुनाव है, विधानसभा के वक्त कम बचा है, सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। आज मायावती के भतीजे आकाश रैली कर रहे थे और रैली करते करते उनके निशाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी थे। देखिए मायावती के भतीजे राहुल और अखिलेश को क्या कह रहे हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने राहुल अखिलेश पर टारगेट किया। एक रैली में आकाश ने राहुल अखिलेश को अंकल कहा। आकाश आनंद ने कहा मेरी उम्र 30 साल है, अखिलेश राहुल मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, उन दोनों की उम्र 50 के पार है, हम लोग बड़ों को अंकल कहते हैं। राहुल अंकल और अखिलेश अंकल की बातों में नहीं आना। अखिलेश के PDA का अर्थ कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। दरअसल 2027 चुनाव को लेकर आकाश ने राहुल अखिलेश को घेरा। आकाश ने युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश की है, खुद को यूपी का युवा चेहरा के रूप में प्रस्तुत किया है। हाथरस में सादाबाद की रैली में आकाश ने बीजेपी पर भी हमले किए। आकाश BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हाथरस में रैली कर रहे थे जो मायावती का गढ़ भी माना जाता रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं आकाश। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूँगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। नोएडा और आगरा का एक्सप्रेसवे दिखाएं, इतने सालों बाद भी आज वो ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। एक गड्ढा नहीं, फीते काटने से डेवलपमेंट नहीं होता। तो आकाश कह रहे हैं फीते काटने से डेवलपमेंट नहीं होता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। कॉमनवेल्थ चैंपियन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और उसके बाद बॉक्सर ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। तो देखिए PM मोदी ने भी बॉक्सिंग वाला पोज बनाया हुआ। ऐसे ऐसे करते हैं ना, उंगली को ऐसे निकाल, ऐसे बाहर रखते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं ना, उंगली को ऐसे निकाल, ऐसे बाहर रखते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ रील भी बनाई। आजकल जेनजी ट्रेंड में है। प्रधानमंत्री पिछले कुछ वक्त से रील बनाने लगे और देखिए जरा बॉक्सर्स और बाकी खिलाड़ियों के साथ रील बनाई। खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खेलेगा वो खिलेगा। अब आपको बताऊं बड़ी चीज ये, जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए उसमें सबसे ज्यादा
महिलाएं हैं जिन्होंने मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया, आधी आबादी की ये ताकत है। और लेकिन उन्होंने जिंदगी में क्या क्या झेला है मेडल जीतने से पहले, वो जानना जरूरी है। सबसे पहला नाम मीराबाई चानू का है। इम्फाल ईस्ट मणिपुर से आती हैं। वेट लिफ्टिंग में 190 किलो वजन उठाकर गोल्ड हासिल किया। बचपन में वो जब जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाती थी तो वो अपने भाई से भी ज्यादा वजन आसानी से उठा लेती थी। यहीं से उन्हें अपनी इस असाधारण ताकत का पता चला था। अगला नाम है शर्मिला धनखड़, हरियाणा से हैं। पैरा एथलीट शर्मिला ने F57 शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता। 2 साल की उम्र में पोलियो होने से उनका एक पैर प्रभावित हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो इलाज भी ना हो सका। शादी हुई तो पति शराब के नशे में उनके साथ मारपीट करता था। बाद में उन्होंने अपने पति को छोड़ा और स्पोर्ट्स में करियर बनाया। अस्मिता डे जो त्रिपुरा की हैं, अस्मिता डे कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय हैं। पिता साइकिल बनाते थे, दिन भर में सिर्फ 300 रुपए कमा पाते थे। आर्थिक तंगी होने के बाद भी अस्मिता ने अपना सपना नहीं छोड़ा।